कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ का नियम। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियम, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियम। कल की क्लास में हमने इसको एक नियम इसका एक्सप्लेन किया था, दूसरा वाला नियम नहीं समझाए थे, समय ओवर हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा जरा, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियम, एक नियम खत्म हो गया था कल की क्लास में। किसी वैद्युत परिपथ में कोई जंक्शन, आपको समझाए थे जंक्शन या संधि क्या है, जहां पर जो है कई सारे विद्युत तार आके जुड़ते हैं, उसे ही हम जंक्शन या संधि कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आकर मिलने वाली धाराओं का कुल योग शून्य होता है। अर्थात ये बताए थे, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि मतलब यहां जंक्शन है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजीय योग माने चिन्ह सहित योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित पहला नियम है। इस नियम को साइंस की लैंग्वेज में सिग्मा आई बराबर 0 लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर कहीं कोई वैद्युत परिपथ बना हो और हम पूरे वैद्युत परिपथ का चित्र आपको न दिखा करके कोई एक संधि दिखाएं, जंक्शन, कोई एक संधि दिखाएं आपको कि हाँ ये संधि है, अगर संधि का डिस्कस करें और संधि पर हम आपको दिखाएं कि एक धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है I1 और संधि की ओर एक धारा आ रही है I2 और संधि की ओर एक धारा आ रही है I3। ऐसे कई सारी धाराएं हम बना सकते हैं। चित्र में समझाने का पर्पस है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर I1, I2 और I3 धाराएं आ रही हैं और संधि से धाराएं उसके बाद I4, I5 और I6 के रूप में निकल रही हैं। कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि किसी वैद्युत परिपथ में अगर आप देख रहे हो तो संधि O की ओर, यह संधि O है, I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा आ रही है और उसके पश्चात संधि से, इस जंक्शन से 3 धाराएं निकल भी रही हैं, I4, I5 और I6। तो किसी जंक्शन की ओर I1, I2, I3 धारा आकर I4, I5, I6 निकल रही हैं। तो यहाँ अगर जो है किरचॉफ का पहला नियम निकालें कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता, क्या होगा? यहाँ देखो, लिख दें कि यदि किसी परिपथ की किसी संधि O पर, चित्र सबको दिखाई दे रहा है, संधि O पर आने वाली धाराएं, चित्र के हिसाब से मान लें कि संधि की ओर धाराएं I1, I2, I3 व संधि से निकलने वाली धाराएं, संधि से निकलने वाली धाराएं
I4 I5 I6 हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का पहला नियम अगर हम लगाते हैं तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, गौर से देखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम अगर यूज करें तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का कुल योग शून्य होता है, माने सिग्मा आई बराबर 0 कहता है। तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, संध की ओर आने वाली धाराएं, चित्र के हिसाब से संध की ओर आने वाली 3 ही धारा हमें दिखाई दे रही हैं हमारे माने गए परिपथ में। तो धारा I1 आ रही है, धारा I2 आ रही है, धारा I3 आ रही है, और ये तीनों धाराएं आ नहीं रही हैं, संध से निकल रही हैं। अगर इनका चिन्ह बदल दें तो ये संध की ओर आती हुई हो जाएंगी, माने -I4 -I5 -I6। अगर I4 निकल रही है तो -I4 माने संध की ओर आ रही है, I5 निकल रही है तो -I5 आ रही है, I6 निकल रही तो -I6 आ रही है, और ये बराबर क्या होना चाहिए बच्चों? 0। अब गौर से देखो जरा, I1 + I2 + I3 बराबर माइनस वाले उधर पछातर कर दें तो ये हो जाएगा I4 I5 I6। अब बच्चों ये जो है सिग्मा I बराबर 0 का एक बदला हुआ रूप हो गया। यहां देखो जरा LHS में I1 + I2 + I3 है, और I1 I2 I3 संध की ओर मिलने वाली धाराएं थी। I4 I5 I6 जो है संध से निकलने वाली धाराएं हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ संध की ओर मिलने वाली धाराओं का योग संध से निकलने वाली धाराओं के योग के समान होता है। अर्थात हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, संध की ओर मिलने वाली धाराओं का योग, मिलने वाली धाराओं का योग बराबर संध से दूर जाने वाली धाराओं का योग। और बच्चों ये किरचॉफ के पहले नियम को आप इस तरह से, 2 तरह से बोल सकते हो। एक सिग्मा I बराबर 0 बोल सकते हो, और ये यहाँ पर जितना डिस्क्रिप्शन किए इसको बोल सकते हो। तो किरचॉफ का पहला नियम अगर हमें समझाना हो या एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह बोलेंगे? वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों हेतु दो नियम प्रस्तुत किए, वैद्युत परिपथों हेतु 2 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियम कहा जाता है। पहला नियम और दूसरा नियम। आप बीएससी की क्लास में जाओगे तो यहीं से बीएससी का कोर्स स्टार्ट है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0 होता है। अब अगर किसी वैद्युत परिपथ में कहीं कोई एक संधि O हो और इस पर धारा I1 I2 और I3 आ रही है, I4 I5 I6 निकल रही है, सिग्मा I 0 है, तो इसका मतलब समस्त मिलने वाली धाराओं का योग 0 होना चाहिए, अर्थात I1 + I2 + I3 -I4 -I5 -I6 का कॉम्बिनेशन 0 होना चाहिए। माइनस वाले टर्म उधर पक्षांतर कर दें तो I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5 + I6। और हम बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का पहला नियम है। यहाँ एक बात और समझ में आ रही है कि जितनी धारा आ रही है, जितना आवेश आ रहा है, उतने धारा या उतने आवेश मिल रहा है, माने परिपथ में आवेश या धारा संरक्षित है, जितना आती है इनपुट उतने मिलती है। तो इससे पूछा जाता है कि ये किस जो है राशि के संरक्षण का नियम है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। बच्चों इतना पूरा तैयार रहेगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा। कभी कभी पूछता है किरचॉफ के प्रथम नियम का वर्णन करो, 2 नंबर में आता है।
कभी कहता है दोनों नियमों का वर्णन करो तो 4 नंबर में आएगा। कभी एक ही नंबर का प्रश्न आता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो आपको गला फाड़ के 2-3 बार समझा दिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पाओगे ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम माने वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। आपको बताना चाहूंगा कि जब आप जो है कक्षा 9-10 में तमाम प्रतिरोध जोड़ते थे और उसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता था, तो कभी कभी फिगर जटिल हो जाती थी और तब आप जो है प्रतिरोध का संयोजन नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाता था कहाँ श्रेणी संयोजन है और कहाँ समांतर संयोजन है। तो उसीलिए किरचॉफ चाचा के नियम बने हुए हैं। किरचॉफ के पहले और दूसरे नियमों का प्रयोग करके हम लोग भिन्न भिन्न तरह की सवालों को, दुनिया की चाहे जितनी टफ सवाल हो प्रतिरोध संयोजन की, किरचॉफ का नियम प्रयोग करके उसको एकदम हलवा बना के लगा लेंगे, बहुत सरल हो जाती है। इसी प्रयोग के लिए किरचॉफ का नियम हमारी लाइफ में है, या किरचॉफ का नियम हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं। और बच्चों, जो आप प्रतिरोध को जोड़ते हो श्रेणी और समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध जो आते हैं वो किरचॉफ के दोनों नियमों से उन्हें सिद्ध भी किया जाता है। 9th क्लास में किरचॉफ नियम पढ़े नहीं थे तो उन्हें डायरेक्ट सिद्ध किया गया था। 9th में प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी और समांतर में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आया था, डेरिवेशन आया था, डायरेक्ट डेरिवेशन हुआ था। लेकिन यहाँ हम लोग जो है किरचॉफ के नियम से सिद्ध करेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा किरचॉफ का दूसरा नियम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको रट जाए उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये कोई हम आपको एक प्रतिरोध दे दें R1, एक कोई प्रतिरोध दे दें R1 और इसके जो है सिरे हो A B, और इस जो है B सिरे से कोई एक दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हो R2 और जिसके सिरे हो BC। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रतिरोध हो R3 ओम का जिसके सिरे हो CD। ऐसे कई सारे जोड़ दें। आप देख रहे हो कई सारे प्रतिरोध जुड़े हैं कि नहीं। एक प्रतिरोध जुड़ा है R1, एक प्रतिरोध R2, एक प्रतिरोध R3। A और B के बीच R1 ओम का प्रतिरोध है, B और C के बीच R2 ओम का प्रतिरोध है, C और D के बीच R3 ओम का प्रतिरोध है। हम 3 ही प्रतिरोध ले रहे हैं, और भी प्रतिरोध हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब अगर इन प्रतिरोधों के संयोजन को हम कंप्लीट करें, माने हम अपना परिपथ पूरा करें, तो परिपथ पूरा करने का मतलब है कि विभिन्न उपकरणों को वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा नियंत्रक, विद्युत सेल, विद्युत स्विच से जोड़ें, यही है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वोल्ट मीटर लगा दिए, सपोज दैट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पर जो है अमीटर लगा दिए, जान रहे हो धारा कैलकुलेट करने के लिए। ना भी लगाओ तब भी काम चलेगा कि यहाँ वोल्ट मीटर अमीटर मान लो नहीं लगा रहे हैं, लगा सकते हो या ना लगाओ, आपके ऊपर है। और यहाँ पर हम जो है ये कई सारे सेल इकट्ठा जोड़ लिए, ये एक प्रकार से बैटरी बन गई। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लो E1 है, इस सेल का E2 है और इस सेल का E3 है। यहाँ इस संयोजन से एक स्विच जोड़ दिए, आप जान रहे हो स्विच का काम है ऑन ऑफ करना, और यहाँ से एक धारा नियंत्रक जोड़ दिए, रेजिस्टेंट, परिपथ में बहने वाली धारा को कम ज्यादा करने वाला उपकरण। ये हमारा परिपथ कंप्लीट हो गया, आपके सामने परिपथ कंप्लीट हो गया बेटा। एक बार फिर से देखो, एक प्रतिरोधक A और B के बीच बना है R1, B और C के बीच प्रतिरोध R2, C और D के बीच प्रतिरोध R3, और उसके बाद यहाँ कई सारे सेल जुड़े हुए हैं और एक स्विच लगी हुई है और एक धारा नियंत्रक है। अगर अभी हम ये स्विच ऑन करें, स्विच ऑन हो गई, ये बंद परिपथ हो गया। बंद परिपथ मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। सारे सेलों के संयोजन के कारण यहाँ जो है कोई न कोई धारा निकलेगी, मान लो धारा I निकलेगी और धारा प्रवाहित होने लगी। चूंकि हमको चित्र में सारे प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में दिख रहे हैं, तो हम समझ गए कि यहाँ से जो I धारा आएगी वही I धारा आगे सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी।
इस तरह से आई 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 धारा बह रही है। अब एक बात और देखो, ये जो ए और बी वाला हिस्सा है इसके बीच प्रतिरोध R1 है और इसमें धारा I बह रही है। धारा और प्रतिरोध से क्या प्राप्त होता है? वोल्टेज V बराबर IR। तो यहाँ A और B के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर हो गया, मान लेते हैं V1 हो गया। चित्र में सबको दिखाई दिया। ऐसा बताना चाहता हूं कि ये रट उठे। यहां तक चित्र समझ में आया? A और B के बीच कितना प्रतिरोध है? R1 ओम का। धारा कितनी बह रही है उसमें? I एम्पियर की। और जब किसी प्रतिरोध के सिरे में धारा बहती है तो उसके सिरों के बीच वोल्टेज गेन होता है, V बराबर I और R मिक्स होकर के। फिर यही धारा B और C के बीच बह रही है, मान लेते हैं B और C के बीच एक और वोल्टेज है V2, पता नहीं क्या है, V2 मान लीजिए। ऐसे ही C और D के बीच का वोल्टेज प्यारे बच्चों V3 है। तो अब आप देखो A और B के हिस्से के बीच वोल्टेज V1, B और C के हिस्से के बीच वोल्टेज V2, C और D के हिस्से के बीच वोल्टेज V3। दूर दूर तक सेलों में आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिखे हैं, माने आंतरिक प्रतिरोध नगर है, आंतरिक प्रतिरोध दिख ही नहीं रहा है। तो जितना इसका विद्युत वाहक बल है वही इसका वोल्टेज है। माने अगर इसका E1 विद्युत वाहक बल है तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, E2 भी इस्तेमाल हो रहा है, E3 भी इस्तेमाल हो रहा है। इतना समझ में आया? आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि AB क्या है, कोई लड़का बताए। AB क्या है, BC क्या है, CD क्या है? नहीं बता पाओगे क्योंकि आप सभी जानकार हो, जो चीज पढ़ा दी जाती है उसे भूल जाते हो। पहला दिन जब इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि किसी वैद्युत परिपथ में परिपथ का कोई भी छोटा टुकड़ा, कोई भी पार्ट लूप या पास कहलाता है। तो यहाँ ए बी इस पूरे परिपथ का एक छोटा सा टुकड़ा है, माने ये पास है, पास ए बी है या लूप ए बी है। यह भी पास बी सी है और ये पास सी डी है। किरचॉफ चाचा ने बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारी जो है अध्ययन किया, गणना किया, तो उनके लिए एक बात समझ में आई सामने, जो आपको भी दिख रहा है। देखो कहा इन्होंने कि किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल का शामिलात योग, एक वोल्टेज E1 है, एक वोल्टेज E2 है, एक वोल्टेज E3। मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है और ये बैटरी 2 वोल्ट की है। कुल कितना वोल्टेज हो जाएगा? 17 वोल्ट। तो वो 17 वोल्ट का वोल्टेज जो निकल रहा है वो खर्च कहाँ होगा? बाय परिपथ होगा कि नहीं? क्यों बाय परिपथ होगा? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध नहीं है यहाँ पर। तो जितना वोल्टेज होता है वो कहाँ पर खर्च होता है? बाय परिपथ में, नहीं तो टर्मिनलों के बीच खर्च होता। तो जितना वोल्टेज का सेल रहेगा वो पूरा का पूरा कहाँ खर्च हो जाएगा? बाय परिपथ में। माने बाय परिपथ का जो वोल्टेज दिखता रहेगा वो उतना रहेगा जितना सेल देता रहेगा। अपने आप भी जान रहे हो भाई, अगर हम किसी परिपथ में 15 वोल्ट का वोल्टेज दे भाई तो हमारे परिपथ में 15 वोल्ट हमका मिले। तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज में बोला कि किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल का योग परिपथ के प्रत्येक पास के विभवांतर के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। समझ में आ गया? कोई वैद्युत परिपथ था, उसमें कई सारे सेल जुड़े थे, सारे सेलों का क्या जोड़ दिए? वोल्टेज। और शामिलात वोल्टेज परिपथ के जितने टुकड़े हैं, जितने पास हैं, सभी पास में क्या क्या है? वोल्टेज या विभवांतर। इन सबको जोड़ दो, इनका मान उतने होगा जितना सेल वोल्टेज दे रहा होगा। तो यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो अब लैंग्वेज में बोल लोगे ना, किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ के समस्त पासों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। सिग्मा ई बराबर सिग्मा V1 प्लस सिग्मा V, माने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गौर से देखिए, ये आ गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसका जो है क्लासिफिकेशन कर रहा है। सिग्मा V माने V1 प्लस V2 प्लस V3। एनी डाउट? V1 मतलब ओम का नियम, V बराबर IR, तो IR1। V2 बराबर
IR2, B3 बराबर, सभी को दिखाई दे रहा है, V बराबर IR होता है तो B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। एनी डाउट? सभी को क्लियर हो गया बेटा? और अगर ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है सबका जोड़ मान लो V, सेल के समस्त सेलों के टोटल वोल्टेज को हम क्या लिखे? V। मान ले रहे हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर V, सारे सेलों का शामिलात वोल्टेज V है, तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, या V बराबर I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अब अपने आप इस चीज को समझाओ कहानी में क्या है। यह भी किरचॉफ का द्वितीय नियम है। याद करो जैसे किरचॉफ का पहला नियम बताए थे, तो पहले पहला नियम बताए थे, थोड़ा उसको हल किए तो कोई एक और बात आ गई, उससे पहले नियम का एक बदला हुआ रूप आ गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, सिग्मा बराबर 0। और इसी को थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दिए थे, अंदर घुस के समझा दिए थे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर मिलने वाली धाराओं का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के समान होता है। तो बदला हुआ रूप था, दोनों में से चाहे जिसको बोल दोगे पहला नियम हो जाएगा। वैसे यहाँ ताड़ो, यहाँ पर जो है दूसरा नियम है, किसी वैद्युत परिपथ में शामिल, देखो हम यहाँ पर रटा दे रहे हैं आपको कि समझ जाओ, भूल जाओ कभी तो अपने आप बना लेना। किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग, किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों का कुल योग परिपथ के प्रत्येक पास के विभवांतर के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा ई इक्वल सिग्मा बी। और इसको थोड़ा क्लासिफाइड किए थे, यहाँ क्या आ गया? V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। V क्या है यहाँ पर? समस्त सेलों का कुल वोल्टेज, इसी को तो V लिख दिए है। तो ये किसके बराबर आ रहा है? I गुणे कुल प्रतिरोध। अब लैंग्वेज में बोला है क्या कहानी में? किसी वैद्युत परिपथ में जुड़े हुए समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं समस्त परिपथ के समस्त प्रतिरोधों के योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम का दूसरा रूप है। पहला रूप तो बड़ा सरल है, किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रत्येक पास के विभवांतर के योग के बराबर होता है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी। और यहाँ क्या आ रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में शामिल समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में बहने वाली धारा आई एवं परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोधों के योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम इस तरह से दो स्टाइल में बोल सकते हैं। इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जितना सेल जुड़े हैं, सेल जितना आवेश प्रवाहित करने के लिए कार्य कर रहा है, वही यहाँ पर जो है कार्य प्राप्त हो रहा है। तो मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जितना सेल ऊर्जा देते हैं उतने ऊर्जा दिखती है, ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित रहती है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेशीय संरक्षण का नियम है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्यारे बच्चों, आपने 9 की क्लास में पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। किसी परिपथ में शामिल प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोध संयोजन कहलाता है। हम कई प्रतिरोध जोड़ते हैं जिससे तुल्य प्रतिरोध बढ़ा हुआ या घटा हुआ प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधों को जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का मान घटाना या बढ़ाना होता है। ये टॉपिक हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि 9th में पढ़ा हुआ टॉपिक है। एक बार फिर सुनिए, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों का परस्पर संयुक्त करना प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का जोड़ना कहलाता है। अब बच्चों, हम प्रतिरोध जोड़ते किस लिए हैं?
किसी परिपथ में शामिल प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन आप पढ़े हुए हो, दो प्रकार से होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या है, देखिए जरा। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, अगर हमारे पास एक प्रतिरोध ये R1 हो, दूसरा प्रतिरोध R2 हो, तीसरा प्रतिरोध R3 हो, ऐसे ही हम कई सारी प्रतिरोध लिए, और यदि हम कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यदि हम कई प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े कि पहले प्रतिरोध का, जैसे पहला प्रतिरोध है का ये पहला सिरा है, ये दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसे, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी क्रम में अगर हम प्रतिरोध जोड़ते जाएं तो प्रतिरोधों का यही संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। ये एक प्रतिरोध R1 है, ये एक प्रतिरोध R2 है, और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़े हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ गया, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ गया। इस प्रकार यदि कई प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं तो प्रतिरोध का यही संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। और बच्चों, अगर इस संयोजन से कोई एक बैटरी जोड़ दें B वोल्टेज वाली, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसा हम जान रहे हैं। और अब आप देखो कि यहां से यहां तक ये पहला प्रतिरोध है, और ये एक पास AB है, यहां से यहां तक दूसरा प्रतिरोध है, और ये परिपथ का एक टुकड़ा BC है, यहां से यहां तक तीसरा प्रतिरोध है, ये जो है पास CD है। तो हमारा पूरा परिपथ 3 पासों में डिवाइड दिख रहा है, AB, BC और CD। अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो सेल से कोई धारा निकलेगी, और ये धारा सभी प्रतिरोधों में समान भाव में बहेगी, क्योंकि यहाँ धारा के प्रवाहित होने का मार्ग एक ही है। आप देख रहे हो सभी प्रतिरोधकों में क्या प्रवाहित होने लगी, धारा, और सभी प्रतिरोधकों में धारा समान मात्रा में प्रवाहित होने लगी। और प्यारे साथियों, इसका मतलब सेलों के प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है। अब अगर यहाँ A और B जो पास AB है, यहाँ धारा I1 बह रही, तो यहाँ कुछ न कुछ विभव हो जाएगा, और ये जो पास BC है, यहाँ भी कुछ न कुछ विभव हो जाएगा, पास CD के बीच भी कुछ न कुछ विभव हो जाएगा। और ये जो हम प्रतिरोध का संयोजन आपको पढ़ा रहे हैं, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करने के लिए पढ़ा रहे हैं। किरचॉफ के 2 ताजा नियम आपने अभी अभी पढ़ा है, उन दोनों नियमों का यहाँ पर प्रयोग दिखाना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ये पहला पास AB, दूसरा पास BC, तीसरा पास CD, और विभवांतर V1, V2, V3, और सेलों का वोल्टेज भी। किरचॉफ का दूसरा नियम जब लगाओगे तो सेल का प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन सत्यापित होगा, और पहला नियम लगाओगे तो प्रतिरोध का समांतर संयोजन सिद्ध होगा। देखो यहां दूसरा नियम लगा रहे हैं। कौन सा नियम लगा रहे हैं बच्चों? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अगर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो क्या होता है? सिग्मा E बराबर, ये क्या है? सेलों का कुल वोल्टेज चित्र में दिखाई दे रहा। सेल का वोल्टेज किससे लिखे हैं? और सिग्मा भी माने V1 प्लस V2 प्लस V3।
ओम का नियम भी बराबर क्या होता है? धारा सेल से कितनी निकल रही है? मान लो सबका सामयाक प्रतिरोध कितना है? B1 माने, B2 माने, B3 माने, इस भाग दे दो R बराबर R1 R2 R3। तो इस तरह से प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधों के अलग अलग योग के समान होता है, और ये प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन था। तो हम लोग बेटा ये बता सकते हैं कि कई प्रतिरोधों का जोड़े जाना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। हम किसी परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़कर तुल्य प्रतिरोध बढ़ा हुआ या घटा हुआ प्राप्त करते हैं, या यूं कहो कि किसी परिपथ में शामिल प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। देयर आर दो टाइप का संयोजन ऑफ प्रतिरोध का संयोजन दो टाइप का होता है। बोले तो श्रेणी संयोजन, और यदि कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले के प्रतिरोधों का दूसर का सिरा दूसर के प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसर के प्रतिरोध का दूसर का सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी क्रम में समस्त प्रतिरोध जोड़ेंगे तो इस तरह का संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। चित्र बना के सिखा दिए कि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के दौरान किरचॉफ का अगर हम दूसरा नियम लगाएं तो तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आ जाता है, R बराबर R1 + R2 + R3, और इस तरह से प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन भी होता है। तो समांतर संयोजन प्रतिरोधों का